जंगल में सुबह का समय था। कोमल चिड़िया ने अपनी मेहनत से एक बहुत ही सुंदर फलों का बागीचा लगाया था, जिसमें वो दिन रात मेहनत करती थी। कोमल चिड़िया के साफ और नेक दिल की वजह से बागीचे के पेड़ उसे बातें करते थे। कोमल बेटी, तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता, जल्दी से हमें पानी दे दो। हाँ हाँ मेरे दोस्तों, मैं अभी सबको पानी देती हूँ। तुम सब ही तो मेरे जीने की वजह हो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया पेड़ों को पानी देने लगती है। वहीं दूर बैठी चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन ये सब देखकर जल भुन रही थीं। देख पारो, इस कोमल का बागीचा कितना हरा भरा है। पूरे जंगल में इसकी तारीफें करते हैं और सभी पक्षी हमारा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ माँ, किसी तरह से इसका बगीचा हमारा हो जाए और फिर हम इस कोमल को जंगल से निकाल देंगे। वो दोनों बैठी ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी महाराज तोते के सिपाही आते हैं। चिड़िया, तोते महाराज ने कल अपने दरबार में दावत रखी है और उन्होंने खास तौर पर हमें तुम्हारे पास भेजा है कि कल की दावत में तुम्हारे बागीचे के मीठे फल ही आएंगे। ठीक है उल्लू सिपाही, अगर महाराज ने कहा है तो कल मैं फल लेकर आ जाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन और भी गुस्से में आ जाती हैं। रात होते ही चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन घर से निकलती हैं। वो एक अंधेरी गुफा में कफे तांत्रिक के पास जाती हैं। आओ आओ सावित्री मौसी, मैं सब जानता हूँ। तुम उस चिड़िया को नीचा दिखाना चाहती हो तो ये लो, ये जादुई नींद का पानी है। इस पानी को कोमल के बागीचे में छिड़क दो, सारे फल कड़वे हो जाएंगे और जो भी इन्हें खाएगा वो गहरी नींद में सो जाएगा और फिर कोमल मुसीबत में फंस जाएगी। अरे वाह कफे तांत्रिक, तुम बहुत महान हो। चिंता नहीं करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन वो पानी लेती हैं और वहाँ से सीधा कोमल चिड़िया के बागीचे में जाती हैं। वो सभी पेड़ों पर जादुई पानी डाल देती हैं। अगली सुबह हो जाती है। जब कोमल चिड़िया अपने बागीचे में जाकर देखती है तो सभी पेड़ थोड़े मुरझाए हुए थे, पर उन पर लगे फल अभी भी ताज़ा लग रहे थे। वो अनजाने में वही फल टोकरी में भरकर तोते महाराज के दरबार में ले जाती है। अरे वाह कोमल चिड़िया, तुम्हारे फलों की महक तो बहुत अच्छी है। चलो सभी पक्षी मिलकर इन्हें खाते हैं। महाराज के ऐसा कहते ही सभी पक्षी वो मीठे फल खाने लगते हैं। जैसे ही महाराज और बाकी पक्षी वो फल खाते हैं तो जादुई नींद के असर से वो सभी वहीं सो जाते हैं। अरे ये सब क्या है? ये सब फल खाते ही ऐसे सो क्यों गए हैं? लगता है इन फलों में कुछ था। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है। बुलबुल सभी पक्षियों को दवा देती है। काफी देर बाद महाराज को होश आ जाता है। कोमल चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे फल कड़वे थे, न जाने तुमने उसमें क्या मिलाया था। सिपाहियों, पकड़ लो इस चिड़िया को और लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दो। तोते महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हो गया। सिपाही चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनते और उसे कैद कर लेते हैं। चिड़िया रोने लगती है। जब कबूतर को पता चलता है तो कबूतर उड़ता हुआ कोमल चिड़िया के बागीचे में आता है। अरे ये कोमल बहन के बागीचे के पेड़ सूख क्यों रहे हैं? मुझे इन्हें नदी का पानी देना होगा। ऐसा सोचते हुए कबूतर जल्दी से जाता है और नदी से साफ पानी लाता है। वो सभी पेड़ों को पानी देता है। पानी देते ही एक जादुई रोशनी फैलती है और पेड़ दोबारा बोलने लगते हैं। कबूतर जाओ और कोमल को बचाओ, कोमल बेकसूर है। रात को इसकी सौतेली माँ और बहन ने कफे तांत्रिक के साथ मिलकर जादुई पानी हम पर डाला था ताकि दरबार में कोमल की बदनामी हो और उसे इस जंगल से निकाल दिया जाए। पेड़ की बात सुनकर कबूतर तेजी से उड़ता हुआ दरबार में जाता है और वो तोते महाराज को सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है। सिपाहियों, जाओ और जल्दी से चिड़िया की सौतेली माँ, बहन और कफे को पकड़ कर लाओ। महाराज के आदेश पर सिपाही तुरंत वहाँ से जाते हैं और वो उन्हें पकड़कर दरबार में पेश करते हैं। महाराज,
यही है वो असली मुजरिम जिन्होंने मासूम कोमल को फंसाया था। क्यों बताओ, क्या कबूतर ठीक कह रहा है? अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दूंगा। तोते महाराज से डरकर वो सब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। तुमने एक मासूम चिड़िया को फंसाया और पूरे दरबार की जान खतरे में डाली। मैं तुम तीनों को अपने जंगल से बाहर निकालने की सजा देता हूँ। फिर चिड़िया की सौतेली माँ, उसकी बहन और कफे तांत्रिक को जंगल से भगा दिया जाता है। महाराज तोता कोमल चिड़िया को रिहा कर देता है और ढेर सारे इनाम देता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने सच्चाई जाने बिना ही तुम्हें दोषी ठहराया। महाराज जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मेरी माँ मेरे खिलाफ ऐसी साजिश कर सकती है, ये मैं नहीं जानती थी। फिर कोमल चिड़िया कबूतर भैया के साथ अपने हरे भरे बागीचे में वापस आती है, जहाँ चिड़िया के बागीचे के पेड़ पौधे खुशी से गीत गाते हैं। कोमल चिड़िया अब हमेशा के लिए सुकून से रहने लगती है। बादल जी, अभी तक सो रहे हो? चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ बिजली, क्यों काए काए कर रही हो? सोने दो मुझे। तुम यहाँ सोते रहो और जंगल के पक्षी वो सारा मीठा शहद ले जाएंगे। क्या कहा? मीठा शहद? हाँ, पीपल के पेड़ पर एक बहुत बड़ा शहद की मक्खियों का छत्ता है, उसमें से मीठा मीठा शहद टपक रहा है। अगर वो मीठा शहद हमें मिल जाए तो हमें दाने की खोज में उड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ बिजली, चलो जल्दी जाकर वो शहद ले आते हैं। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। बिजली, तुम सही कह रही थी, ये छत्ता तो बहुत बड़ा है और ये छोटी मक्खियाँ तो नन्ही सी जाने हैं। मेरे एक पर के झटके से सभी उड़ जाएंगी। मैं अभी जाकर मक्खियों को हटाकर इस छत्ते पर कब्जा कर लेता हूँ। तभी चीकू तोता और कोमल चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। रुको बादल, रुक जाओ। ये मक्खियाँ जितनी छोटी हैं, इतनी ही खतरनाक भी हैं। ये छत्ता इनका घर है, वो अपनी मेहनत की कमाई किसी को नहीं लेने देंगी। बेहतर यही होगा कि तुम नदी के पास जाकर गिरे हुए अमरूद खा लो। अरे मोटी चोंच वाले, तू तो डरता है, तू ही जाकर वो कड़वे अमरूद खा। मैं और बिजली तो आज इस मीठे शहद का ही नाश्ता करेंगे। बादल भैया रुक जाइए, तोता ठीक कह रहा है, शहद मीठा जरूर है, लेकिन इन मक्खियों का गुस्सा बहुत कड़वा है। आप रुक जाइए। अरे ओ छोटी चिड़िया, तू अपना काम कर, हमें मत सिखा कि हमें क्या करना है। बादल, तुम जाओ और मेरे लिए मीठा मीठा शहद लेकर आओ। ऐसा कहते हुए बादल का बात छत्ते की ओर बढ़ता है। बिजली कभी भी बादल के पीछे पीछे थी। कोमल चिड़िया और चीकू तोता डर के मारे झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। अरे ओ छोटी मक्खियों, हट जाओ मेरे रास्ते से, अब ये शहद मेरा है। बादल कव्वे की बात सुनकर शहद की मक्खियाँ गुस्से में आ जाती हैं। छत्ते से ढेर सारी मक्खियाँ बाहर निकलती हैं। बिजली, ये तो बहुत सारी मक्खियाँ हैं, भागो वरना ये हमें खा जाएंगी। बादल, मेरी ओर मत आओ, इन्हें दूर ले जाओ। ऐसे मक्खियाँ बादल और बिजली को घेर लेती हैं। क्यों बादल, अब कैसा लगा शहद, मीठा या कड़वा? मोटी चोंच वाले, मजाक छोड़ो, हमें बताओ हम कहाँ जाए। बादल भैया और बिजली बहन नदी के पास वाली गुफा में चले जाएं और अंदर से दरवाजा बंद कर लें, वहाँ मक्खियाँ नहीं पहुँच पाएंगी। कोमल चिड़िया की बात सुनकर बिजली और बादल वहाँ से तेजी से उड़ते हैं। बादल और बिजली आगे आगे और शहद की मक्खियाँ उनके पीछे पीछे उड़ रही थीं। वो पति पत्नी नदी की पास वाली गुफा में जाकर छुप जाते हैं। बादल जी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? वो मक्खियाँ तो गुफा के बाहर हमारा इंतजार कर रही हैं। चुप कर जाओ बिजली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। अच्छा भला सो रहा था, तुम ही मुझे मक्खियों के पास लेकर आई। अब तो मुझे भूख भी बहुत लग रही है, लेकिन यहाँ तो पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं है। तोता कबूतर और चिड़िया दूर बैठे ये सब देख रहे थे। कोमल बहन, वो मक्खियाँ तो गार के बाहर बैठी हैं, अगर हम वहाँ गए तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगी। नहीं कबूतर भैया, मुश्किल में पड़े साथियों को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। मक्खियाँ सिर्फ तब तक ही गुस्से में हैं जब तक इन्हें कोई बड़ा खतरा नजर न आए। आप तुरंत जाएं और पहाड़ों पर रहने वाली
चील को बुला कर लाएं। चिड़िया बहन, चील वो तो बहुत गुस्से वाली है, वो हमारी मदद क्यों करेगी? हाँ तोते, तुमने ठीक कहा। कबूतर भैया, बस आप जाकर उन्हें कह दें कि कौवे मुश्किल में है। वही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी है जो उन्हें बचा सकती है। वो अपनी तारीफें सुनकर खुश हो जाएगी। चिड़िया की बात मानकर कबूतर पहाड़ों पर जाता है, जहाँ चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी। ए बहादुर चील, आपकी जय हो। पूरे जंगल में आप जैसी उड़ान किसी की नहीं। आज हम जैसे छोटे पक्षियों को आपकी बहादुरी की जरूरत पड़ गई है। वो कौवे जो अपने आप को ताकतवर समझते थे, आज मक्खियों की जाल में फंस गए हैं। अब आप उनकी जान बचाकर उनको दिखाएं कि आप ही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी हैं। अपनी तारीफें सुनकर चील बहुत खुश होती है। अच्छा, तो वो कौवे मेरा मजाक उड़ाते थे। ठीक है कबूतर, आज मैं उन्हें बचाकर उनको दिखाऊंगी कि मैं ही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी हूँ। ऐसा कहते हुए चील कबूतर के साथ आती है। अरे ओ छोटी मक्खियों, अगर हिम्मत है तो मेरा पीछा करो। देखो, मैं तुम्हारा शहद चुराने जा रही हूँ। ये सुनकर शहद की मक्खियाँ गुस्से में आ जाती हैं। वो शिकारी चील के पीछे उड़ने लगती हैं, लेकिन चील की उड़ान बहुत तेज थी। वो उड़ते उड़ते उन्हें पहाड़ों की तरफ ले जाती है। तोते भैया, यही मौका है, जल्दी करो, हमें इन कपों को बाहर निकालना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया और तोता गुफा के पास जाते हैं। बादल भैया, बिजली बहन, जल्दी करें, गुफा से बाहर आएं। चिड़िया, क्या मक्खियाँ चली गईं? हाँ हाँ बिजली बहन, बातें बाद में करना, जल्दी बाहर आओ, वरना मक्खियाँ किसी समय भी वापस आ सकती हैं। बिजली और बादल गुफा से बाहर आते हैं और वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कोमल बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन तुमने अपनी जान खतरे में डालकर हमें बचाया। हाँ तोते यार, तुमने सच कहा था, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमने शहद के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल दी थी। तभी चील वहाँ आती है। क्यों बेकाबू, मैं हूँ ना जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी। देखो, आज मेरे कारण ही तुम दोनों की जान बची है। हाँ चील चाची, तुम ही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी हो। तभी कबूतर कहता है, हाँ कबो, सच्ची दोस्ती और अक्लमंदी ही सबसे बड़ी मुश्किल का हल है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। ओए बादल, उठ जाओ, सूरज सर पर चढ़ाया है और तुम अभी तक ख्वाबों में पनीर के पराठे खा रहे हो। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने कामों पर चले गए हैं और तुम अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हो। ओए होए बिजली, क्यों सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रही हो? अभी तो मैंने सपना देखना शुरू किया था। पता है, मैं एक 5 स्टार होटल के बाहर बैठा था और वेटर मेरे लिए पनीर का सैंडविच ला रहा था। बस मैं चोंच मारने ही वाला था कि तुमने काई काई शुरू कर दी। अरे ओ बिजली बहू, क्यों मेरे सोने जैसे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो? देख तो सही, बेचारे का चेहरा कितना उतर गया है। बादल बेटा, तू आराम कर, मैं तोते से कहकर तेरे लिए कुछ मंगवा लूंगी। माँ जी, आपने इसे बिगाड़ा हुआ है, जरा देखो तो कितना मोटा हो गया है। वो तीनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी चीकू तोता वहाँ आ जाता है। आ गया ये तोता, बस इसी की कमी थी। बिजली भाभी, मैं तो बादल भैया को लेने आया था। क्यों बादल, क्या इरादा है? नदी के उस पार ताजा अमरूद खाने चलते हैं। अमरूद? अरे नहीं तोते, आज कुछ मेरा स्पेशल खाने को जी चाह रहा है। बिजली, तुम चिंता ना करो, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसा भोजन लाऊंगा कि तुम अपने पंख चाटती रह जाओगी। वो ऐसी बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। अब कौन आ गया? जाओ बादल, दरवाजा खोलो। बादल कौवा दरवाजा खोलता है। सामने एक सुंदर कौवी कबूतर के साथ बैठी हुई थी। बादल, ये कौवी तुम्हारा पूछ रही थी, इसलिए मैं इसे यहाँ छोड़ने चला आया। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। आवाज सुनकर बिजली कौवी, उसकी सास और तोता भी बाहर आ जाते हैं। हेलो एवरीवन, क्या ये वही मशहूर बरगद का पेड़ है
जहाँ के कव्वे बहुत हैंडसम और दिलेर होते हैं। मेरा नाम नीली है, मैं शहर से आई हूँ, मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। अरे ओ कव्वी, तुम्हें किसने कहा कि यहाँ कोई हैंडसम कौवा रहता है? यहाँ तो ये मोटा बादल है जो सारा दिन सोता रहता है। चुप करो बिजली, मेहमान से ऐसी बातें नहीं करते। जी जी मैडम, बिल्कुल मेरा नाम बादल है। मैं इस जंगल का सबसे हैंडसम कौवा हूँ। आपको बॉडीगार्ड चाहिए, मैं हाजिर हूँ। अरे वाह बेटी, तू तो बहुत सुंदर है, मेरे बेटे को नौकरी पर रखेगी। आओ आओ, अंदर आओ। तोता वहाँ से चला जाता है और बादल की माँ सबको घर में ले जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, आप तो बहुत स्वीट हैं। परंतु माँ जी, आपकी बहू के झुमके तो बिल्कुल आउट फैशन हो चुके हैं। हमारे शहर में तो ऐसे डिजाइन कोई चिड़िया भी नहीं पहनती। अरे ओ नीली, ये कहने पुराने जरूर हैं, मगर मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अरे बिजली, मैडम ठीक कह रही है, हम रहे देसी कौवे, हमें क्या पता शहर के फैशन का। मैडम जी, क्या आप इन्हें बदल सकती हैं? बदल तो नहीं सकती, लेकिन मेरे पास जादुई नीले कतरे हैं। अगर मैं इन पुराने गहनों पर डाल दूं तो वो फिर से नए बन जाएंगे। लेकिन इसकी एक शर्त है, आप सभी को अपनी आंखें बंद करके काई काई की आवाजें निकालनी होगी। हाँ, अगर किसी ने आंखें खोली तो जादू उल्टा हो जाएगा। अरे वाह बेटी, ये तो बड़ा सस्ता जादू है। बादल बेटा, बिजली जल्दी करो, मुझे भी जादू देखना है। बादल बेटा, जा मेरी अलमारी से वो पुरानी माला भी ले आ। वो माला बहुत पुरानी है, मैं भी उसे नया करना चाहती हूँ। बादल कौवा अलमारी से वो मोतियों की माला भी ले आता है। वो सभी गहने नीली कौवी के सामने रखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ऊंची आवाज में काई काई करने लगते हैं। जैसे ही वो कौवे शोर मचाते हैं तो नीली कौवी वो गहने अपनी पोटली में डालती है और चुपके से वहाँ से निकल जाती है। मैडम, जादू हो गया, क्या मैं अपनी आंखें खोल लूं? बादल चुप करो, मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही और खामोशी बहुत ज्यादा है। जैसे ही वो सब आंखें खोलते हैं तो सामने न नीली कौवी थी और ना ही गहने। हाय हाय बादल, मेरे गहने, वो नीली तो चोरनी निकली। हाय हाय, मेरी मोतियों की माला। बादल कुछ कर, तेरे सामने हमारा घर लूट गया। बिजली और माँ जी, रोना बंद करें, मैं इस नीली चोरनी को जरूर पकड़ूंगा। बादल कौवा तेजी से अपने घर से उड़ता है। वो तोते, चिड़िया और कबूतर के पास जाता है। तोते यार, तुम उस नीली कौवी को कहाँ से लेकर आए थे? वो तो चोरनी निकली, हमारे गहने लेकर भाग गई। क्या वो कौवी चोरनी निकली? मुझे तो नहीं मालूम था। मुझे तो वो रास्ते में मिली थी और कौवों के घर के बारे में पूछ रही थी, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे घर में छोड़ दिया। क्या कहा बादल भैया? नीली कौवी, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो कौवी दूसरे जंगल पे रहती है। मेरे भाई के साथ भी उसने ऐसा ही किया था, तब से उसे जंगल से निकाल दिया गया था। चिड़िया बहन, अब उसे पकड़ना होगा, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चिड़िया बहन, हमें उसे नदी पार करने से पहले पकड़ना होगा। अगर उसने नदी पार कर ली तो हम कभी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। रुको दोस्तों, ताकत से नहीं अकल से काम लो, वो नदी के पार नहीं जा पाएगी। मेरे पास एक शॉर्टकट रास्ता है, चलो जल्दी करो। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी अपनी पूरी रफ्तार से उड़ते हैं। नीली कौवी अभी नदी के पास ही पहुंची थी कि सभी पक्षी उसे आगे से घेर लेते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे? पहले हमारे गहने वापस करो, वरना तुम्हें चील के हवाले कर देंगे। चील का नाम सुनकर नीली कौवी डर जाती है। नहीं नहीं पक्षियों, मुझे चील के हवाले मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत मुश्किल में थी, इसलिए चोरी करनी पड़ी। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे साथ? चिड़िया बहन, मेरा एक छोटा सा बच्चा है। दूसरे जंगल से निकाले जाने पर हमारे पास कोई भी रहने का ठिकाना नहीं है। मुझे अपनी बेटी के लिए घर बनाना था, इसलिए चोरी की। अरे नीली बहन, अगर आप हमें ये सब पहले बता देती तो आपको ये चोरी नहीं करनी पड़ती। बादल भैया, हम सबको मिलकर नीली की मदद करनी चाहिए। नीली बहन, आज से आप अपनी बेटी को इसी जंगल में ले आएं। हम आपके लिए एक नया घर बनाएंगे, इसमें आप और आपकी बेटी आराम से रहेंगी। ये सुनकर नीली कौवी खुश हो जाती है और वो सारे गहने बादल कौवे को लौटा देती है।
कुछ दिनों बाद जंगल में एक सुंदर घोंसला बन जाता है जो सभी पक्षी मिलकर बनाते हैं, जहाँ नीली कवि अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। चील चाची की दुकान पर बैठा भूरा कौवा पास से आते जाते पक्षियों को देख रहा था और मक्खियाँ मार रहा था। वो उठता है और दुकान के अंदर जाकर क्रीम लगाने लगता है। क्रीम लगाकर वो फिर से आकर दुकान पर बैठ जाता है। ए ऊपर वाले, अब तो किसी ग्राहक को भेज दो। सुबह से बैठा हूँ, एक भी पक्षी नहीं आया और ना ही बिजली आई। तभी बिजली कवि उड़ती हुई भूरे कौवे की दुकान पर आती है। आप बिजली जी, आप क्या सेवा करूं आपकी? आप तो बहुत दिनों बाद मेरी दुकान पर आई हैं। चल जा, तू क्या मेरी सेवा करेगा? कल मैं तेरे बाजू वाली बादल हलवाई की दुकान पर गई थी। उसने तो मुझे शुद्ध घी की मिठाई खिलाई। अरे अरे, क्या बात करती हैं आप? वो तो एक नंबर का बदमाश है। वो तो अपनी मिठाई में मिलावट करता है। रुकिए, मैं आपको अभी असली माल खिलाता हूँ। फिर भूरा कौवा अपनी दुकान से एक नान खटाई लेकर बिजली कवि को देता है। बिजली कवि मजे मजे से वो बिस्किट खाती है और भूरा कौवा प्यार भरी निगाहों से बिजली को देखता है। भूरे, बिस्किट तो बहुत अच्छे हैं। चल बता कितने पैसे हुए? और हाँ, एक नहाने वाला अच्छा सा साबुन भी दे दे। ये क्या कह रही हो बिजली? क्या मैं अब तुमसे पैसे लूंगा? माँ कसम, ये मेरी दुकान नहीं है, वरना ये पूरी दुकान मैं तुझे ही दे देता। तभी भूरा कौवा अलमारी से साबुन निकालकर बिजली कवि को दे देता है। ये लो बिजली, इस साबुन से नहाते ही तुम्हारा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाएगा। बिजली कवि और भूरा कौवा दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे होते हैं कि तभी चील चाची वहाँ आ जाती है। भूरे, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं चील चाची जी, कुछ नहीं, मैं तो नहाने का साबुन दे रहा था। अरे गधे, ये नहाने का नहीं, बर्तन धोने का साबुन है। क्या भूरे, तुम मुझे नहाने की जगह बर्तन धोने का साबुन दे रहे थे? फिर चील चाची साबुन बदलकर बिजली कवि को नहाने का साबुन देती है। ले बिजली बेटी, तू ये साबुन लेकर जा। जब मैं दुकान पर बैठी हूँ तब ही आया कर। ठीक है चाची, मैं चलती हूँ। बेटी, पैसे? लेकिन चील चाची, ये भूरा तो बोल रहा था पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बिजली, पैसे तो देने होंगे, ये दुकान कैसे चलेगी? ठीक है चाची, ये लो पैसे। फिर बिजली कवि चील चाची को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। चील चाची झाड़ू उठाती है और भूरे कौवे के पास आती है। क्यों बे भूरे, ये दुकान? ऐसे तुम्हें साबुन की क्या जरूरत है? तुम तो पहले ही परी जैसी हो। अच्छा, तुम्हें राज की बात बताओ, ये परी रात को 12 बजे उल्टे पैरों वाली चुड़ैल बन जाती है। अच्छा, ये बात कितनी सच है मालूम करने के लिए मुझे 12 बजे तुम्हारे पास आना होगा। बोलो बिजली, कब आ जाऊं? आज रात को आ जाऊं? अच्छा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। चुड़ैल बनने के बाद जो मेरे आसपास होता है तो मैं उसे खा जाती हूँ। तुम मुझे एक बार सेवा का मौका तो दो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मुझे तुम जैसे काले कौवे पसंद नहीं। तुम्हारा आज क्या कभी नंबर नहीं आएगा। बिजली कवि के घर बुलबुल मौसी तोते का रिश्ता बिजली के लिए लेकर आती है। तभी मानो चिड़िया बिजली कवि को तैयार करके लेके आती है। अरे बिजली बेटी, चलो अपने होने वाले पति को चाय दो। हाँ हाँ माँ, देती हूँ। फिर बिजली कवि चाय तोते और उसकी माँ को देती है। बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत अच्छी चाय बनाती है। हाँ हाँ, मेरी बेटी में ढेर सारे गुण हैं। मेरा बेटा भी बहुत गुणी है, ये गाना बहुत अच्छा गाता है। बेटा, सभी को अपना गाना तो सुनाओ। अरे लेने दो ना माँ। चीकू तोते के बोलते ही सभी की नजरें उस पर जम जाती हैं। बेटा सुना ना, कितना अच्छा गाता है तू। अच्छा अच्छा माँ, सुनाता हूँ। ओ तमक तलो ओलेओ, ओ तमक तलो ओलेओ। तभी बिजली कवि उन सबको अपने घर से बाहर निकाल देती है। माँ, तुम्हें मेरी शादी करने के लिए यही तोतला मिला था क्या?
मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे क्या पता था कि वो तोतला है। मोटी बुलबुल ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तभी बादल कौवा बिजली कवि के घर आता है। वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। माँ जी बाहर आइए। आ रही हूँ बेटा, लगता है बादल कौवा आया है। मैं अभी उसके पैसे देकर आती हूँ। हाँ बेटा, ये ले तेरे पैसे। माँ जी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एक तरफ बेटा कह रही हो और पैसे भी दे रही हो। तभी अंदर से बिजली कवि भी आती है। अच्छा तो काले कौवे, क्या तू यहाँ पैसे नहीं हमसे हमारा हाल पूछने आया है? वो मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा माँ जी का हाल पूछ लूं। तू अपनी बकवास बंद कर, मुझे सब पता है यहाँ तू क्या करने आया है। बिजली, तू अंदर जा, मैं बात करती हूँ। फिर बिजली कवि घर के अंदर चली जाती है। बेटे, ये लो तुम्हारे पैसे। माँ जी, मुझे माफ करना, मैंने आपकी और आपकी बेटी की बातें सुन ली थी। वैसे माँ जी, आपको बिजली की शादी के लिए क्यों इतनी चिंता हो रही है? आपके आसपास भी तो कितने अच्छे अच्छे पक्षी हैं। फिर तो आपकी बेटी तो देखने में भी बहुत सुंदर है। आप आसपास उसके लिए रिश्ता क्यों नहीं ढूंढती? अगर आपकी बेटी आपके पास रहेगी तो आपको भी सुकून मिलेगा। आसपास कहाँ है बेटा, मुझे तो कोई भी नहीं दिखता। आसपास तो सभी लफंगे भरे पड़े हैं, इसलिए मजबूरी में तो मैं अपनी बेटी का ब्याह दूसरे जंगल के पक्षियों में देख रही हूँ। तभी बिजली कवि फिर से आ जाती है। माँ जी, ये अभी तक गया नहीं, निकालो इसे। बादल बेटा, बिजली की बात का बुरा ना बनाना, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। माँ जी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? फिर तो ये मेरी अपनी है। अब तो चाहता है कि झाड़ू लेकर ही आऊं। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। मेरी बात पर गौर जरूर करना। अपने आसपास पक्षियों को जरूर देखना। देखिएगा, आपको बहुत अच्छा कौवा दिखाई देगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ, तू बहुत भोली है, इन पक्षियों की बातों को नहीं समझती। हाँ हाँ बेटी, जैसे तू तो बहुत समझदार है। माँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, घर के अंदर चलो। फिर बिजली कवि अपनी माँ को लेकर घर में जाती है। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भूरे कौवे से शादी करना चाहती हूँ। क्या वो काला कलोटा भूरा कौवा तेरी मत मारी गई है क्या? तू कहाँ हूर जैसी, और वो रहा काला कौवा। दोबारा मेरे सामने उसका नाम मत लेना। ऐसा कहते हुए बिजली कवि की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी बिजली कवि के फोन पर भूरे कौवे का फोन आता है। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। लगता है मूड खराब है। क्या माँ जी ने कहा कुछ? क्या तुम्हारी माँ हमारी शादी के लिए मान गई है? नहीं भूरे, माँ ने साफ ही इनकार कर दिया और दोबारा तुम्हारा नाम लेने के लिए सख्ती से मना किया है। देखो बिजली, तुम चिंता नहीं करो, अभी भी हमारे पास एक रास्ता है। हम दोनों भागकर दूसरे जंगल में चलते हैं। दूसरे जंगल में मेरा चाचा रहता है। कुछ दिन हम वहीं रहेंगे और फिर हम खुद का अपना घर बनाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? बताओ कब भागना है? मेरा बचपन का सपना है कि किसी के साथ भागकर शादी करूंगी। लगता है मेरा सपना पूरा होने वाला है। अरे वाह, फिर तो तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन बिजली, हमें पैसों की जरूरत होगी। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हाँ भूरे जी, है ना। माँ ने आज ही सब्जी लाने के लिए मुझे 50 रुपए दिए थे। वो पैसे मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। बिजली, 50 रुपए में भला क्या होता है? मेरा कहने का मतलब है कि हमें लाख 2 लाख की जरूरत पड़ेगी। नहीं भूरे, उतने तो नहीं है। अच्छा बिजली, क्या कुछ जेवर है? हाँ, सेवर बहुत है, मेरे भी और मेरी माँ के भी। और चाबी माँ के घोंसले में ही रहती है। तो ठीक है, तुम चाबी चुरा लो और गहने लेकर आज रात मुझे बाहर मिलना। रात होते ही बिजली कवि अपनी माँ के कमरे में जाती है। वो अपनी माँ के घोंसले से चाबी लेती है और अलमारी में से सारे गहने लेकर बाहर चली जाती है। बिजली, जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना कोई ना कोई पक्षी हमें देख लेगा। ला, अब जल्दी से ये गहनों का बैग मुझे दे दे। नहीं भूरे, पहले यहाँ से भागते हैं, फिर ही मैं तुम्हें ये बैग दूंगी। अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताता तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता। तुम सच कह रहे हो बादल। भूरे के प्यार में मैं अंधी हो चुकी थी, जबकि वो तो बस मेरे पैसों से प्यार करता था। अगर मैं कल रात
अपनी माँ के जेवर लेकर उस भूरे के साथ भाग गई होती तो आज मेरी हालत न जाने कैसी होती। बिजली, वो सब छोड़ो, बताओ आगे तुम क्या करने वाली हो? बादल, ये सब मैं नहीं जानती। जहाँ अब मेरी माँ चाहेगी मैं वहीं शादी करूँगी। फिर बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद बिजली कभी की माँ अपनी बेटी की शादी बादल कभी से करा देती है। अब वो दोनों खुशी खुशी अपनी मिठाई की दुकान चलाते और बिजली कभी भी अब अपनी माँ की नजरों के सामने ही रहती। क्या हो गया है बिजली? सुबह सुबह क्या ढूंढ रही हो? किसी ने मेरा एक रसगुल्ला चुरा लिया है। तो फिर क्या हो गया? अगर किसी ने तुम्हारा एक रसगुल्ला चुरा लिया है तो? तुम्हें पता भी है कि मेरे लिए एक रसगुल्ले की कीमत कितनी है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने 5 रसगुल्ले गिन कर रखे थे। अब बस 4 ही बचे हैं। बिजली, हो सकता है तुमने गलत गिन लिए हो। वैसे भी बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है। क्या बुढ़ापा? मेरी बस चोंच घिसी है, अकल नहीं। वैसे भी खाने पीने की चीजों का मुझे हिसाब बराबर याद रहता है। हाँ बिजली, ये बात ठीक है, खाने पीने के मामले में बहुत पक्की हो। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम्हारा रसगुल्ला किसने चुराया होगा? कहीं उस मोटी चोंच वाले ने तो मेरा रसगुल्ला नहीं चुरा लिया? नहीं नहीं बिजली, वो तोता ऐसा नहीं कर सकता। अरे, वो मोटी चोंच वाला कैसे नहीं हो सकता? तुम्हें याद है, एक बार उसने मेरी खीर खा ली थी और इल्जाम बिल्ली पर लगा दिया था। लेकिन बिजली, वो तो बहुत पुरानी बात है। बात पुरानी है तो क्या हुआ? तुमने वो कहावत नहीं सुनी? चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। लेकिन अब क्या होगा? होना क्या है, मैं पकड़ूंगी चोर को। ऐसा कहते हुए बिजली मौसी अपने घर से निकलती है और पड़ोस में तोते के पास जाती है। अरे ओए मोटी चोंच वाले तोते, निकल बाहर। अरे क्या हो गया मौसी, क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा, तो तुझे कुछ नहीं पता? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हुआ क्या है? एक तो मेरे रसगुल्ले चुरा कर खाता है और ऊपर से अनजान बन रहा है। ये क्या बोल रही हो मौसी? भला मैं तुम्हारे रसगुल्ले क्यों खाऊंगा? तो भी चुरा कर। वो सब मैं नहीं जानती, ला मेरा रसगुल्ला। मैं सच कह रहा हूँ बिजली मौसी, मैंने आपके रसगुल्ले नहीं चुराए। और हाँ, इसका क्या सबूत है कि तुम्हारा रसगुल्ला मैंने चुराया है? सबूत ही तो नहीं है, अगर सबूत होता तो तू यहाँ ना बैठा होता। अब तक तो तुझे मैं जेल में भिजवा देती। अरे खड़ूस मौसी, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया है मोटी चोंच वाले। जो तूने मुझसे पंगा लिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर बिजली मौसी वहाँ से चली जाती है। मुझे इस कव्वी मौसी से बचकर रहना होगा। जिसके पीछे भी पड़ जाती है, उसका जीना हराम कर देती है। क्या हुआ बिजली, मिला तुम्हारा रसगुल्ला? अरे गधे की पूंछ, अगर मिलता तो मैं यहाँ क्या खाली पंख खाती? वो मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। चुप कर जा, अगर चोर मुझे मिल जाता तो मैं उसकी टांगे तोड़ देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बहुत दिन हो गए खीर खाए हुए, आज तो बिल्ली मौसी ने भी दूध नहीं पिया। क्यों ना बचे हुए दूध की खीर बना लूं? हाँ, ये बढ़िया रहेगा। ऐसा सोचते हुए बिजली कभी रसोई में जाकर खीर बनाने लगती है। वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। कितने दिन हो गए थे खीर खाए हुए। रोज तो ये बिल्ली दूध पी जाती है, आज तो मैं मजे मजे से खीर खा कर रहूंगी। बिजली मौसी अपनी रसोई में खीर बना रही थी, तभी बाहर से एक अरे मानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपनी जेठानी के लिए कुछ पका कर आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रसोई में चली जाती है। तभी सावित्री अपनी बड़ी बहू से कहती है, अरे पारो बेटी, तुम्हें इस समय अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें तो पता है कि तुम गर्भवती हो और ऐसा दौर बहुत नाजुक होता है। हाँ हाँ माँ जी, मैं सब जानती हूँ, आप चिंता नहीं करें, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। सावित्री ने अपने दोनों बेटों की शादी 1 साल पहले की थी। पूरे 1 साल बाद उसकी बड़ी बहू जो सुंदर थी वो गर्भवती होती है, जबकि छोटी बहू सुंदर नहीं थी, वो काले रंग की थी और वो अभी तक माँ नहीं बनी थी। थोड़ी देर तक मानो चिड़िया रसोई से भोजन बनाकर अपनी बड़ी जेठानी के लिए ले आती है। ये लीजिए जेठानी जी, मैं आपके लिए सूप बना कर लाई हूँ।
पारो सूप तो ले लेती है, लेकिन सूप लेने के बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरी माँ का फोन आया था कि बच्चे के समय मेरे सामने सुंदर सुंदर बच्चों की तस्वीरें हों, जो बच्चे दिखने में गोरे और सुंदर हों, तभी तो मेरा बच्चा भी मेरे जैसा सुंदर पैदा होगा। हाँ हाँ पारो बहू, ये तो तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। तुम चिंता नहीं करो, मैं कल ही तुम्हारे कमरे में चारों तरफ सुंदर सुंदर पक्षियों की फोटो लगवा दूंगी। हाँ हाँ सासू माँ जी, ये तो ठीक है, लेकिन आप इस मानो चिड़िया को भी मुझसे दूर रखें। कहीं इस चिड़िया का काला साया मेरे बच्चे पर न पड़ जाए। ये सुनकर मानो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। सुन लिया मानो, कल से तुम पारो के नजदीक मत जाना। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी उदास होकर घर के बाहर आ जाती है। तभी उसकी सास उसे कहती है, माफ करना बहू, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो पता है ये हमारे घर का पहला बच्चा है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि बड़ी बहू को तकलीफ ना हो। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मेरा ही रंग काला है, इसमें मेरी ही गलती है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपने कामों में लग जाती है। चक्कर आते हैं और वो रसोई में ही बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ चंदू चिड़ा आ जाता है। अरे ये क्या, मानो उठो, क्या हुआ तुम्हें? अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर चंदू चिड़ा बहुत घबरा जाता है। वो अपनी पत्नी को उठाता है और तुरंत बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ बुलबुल डॉक्टर मानो चिड़िया का इलाज करती है। मुबारक हो भाई साहब, आपकी पत्नी गर्भवती है, वो जल्द ही अंडा देने वाली है। ये सुनते ही चंदू चिड़ा बहुत खुश होता है। ये सुनकर वो अपनी पत्नी के पास जाता है। मानो बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पिता। फिर चंदू चिड़ा मानो चिड़िया को लेकर वापस घर आता है और वो सभी को बताता है, लेकिन वो सभी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। भाई साहब, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? गर्भवती ही हुई है, कोई तीर नहीं मारा। ऐसे देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद मानो चिड़िया का पेट पारो से बड़ा दिखने लगता है। ये देखकर पारो चिड़िया को अजीब सा लगता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, जरा उस काली चिड़िया का पेट तो देखो। मुझे तो लगता है उसने अपने पेट में पत्थर या ईंटें भर ली हैं। जरा दिखा लो बुलबुल डॉक्टर को कि वो सच में गर्भवती है भी कि नहीं। पारो की ये सब बातें चंदू चिड़ा सुन लेता है और वो मानो चिड़िया के पास जाता है। चलो मानो, आज मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाऊंगा। काफी दिन बीत गए, अभी तक तुमने चेकअप नहीं करवाया। चंदू चिड़ा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे मानो चिड़िया के रंग रूप से कोई मतलब नहीं था। उसे तो मानो चिड़िया का व्यवहार बहुत भाता था। वो मानो चिड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ बुलबुल चिड़िया का चेकअप करती है। चंदू चिड़े, अब तुम्हें अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी 2-2 अंडों को जन्म देने वाली है। ये सुनते ही चंदू चिड़ा बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है। माँ, आपको पता है बुलबुल डॉक्टर ने क्या बताया है? मानो चिड़िया के 2-2 अंडे आने वाले हैं। डॉक्टर अभी मानो चिड़िया की मदद करता है। जब पारो को मानो चिड़िया के जुड़वा बच्चों का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे, इसके जुड़वा अंडे आने वाले हैं। अगर इसके जुड़वा अंडे आ गए तो यही राज करेगी ससुराल पर। अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पारो ऐसा सोच ही रही थी कि उसे पास पड़े केले दिखाई देते हैं। वो सारे केले खाती है और छिलके वहीं गिरा देती है। मानो, जरा मेरे कमरे में तो आना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब बेचारी मेरे कमरे में मेरी मदद करने के लिए आएगी और पाँव फिसलेगा और वो गिर जाएगी। ऐसे इसके दोनों बच्चों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसा सोच ही रही थी, तभी मानो चिड़िया पारो के पास आती है। केले के छिलकों पर पाँव रखने से मानो चिड़िया का पाँव फिसल जाता है और वो सीधी पारो चिड़िया के ऊपर जाकर। क्या कर दिया? अपने घमंड के चलते मैंने अपनी देवरानी का बुरा सोचा